हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरह से मल्टीप्लायर मैकेनिज्म काम कर रही होती है, उसी के आगे हम लोग एक और चीज़ देखेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हो तो हम लोग कुछ उल्टा सोचेंगे, और इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र की बात कर रहे होते हैं तो कहानी कुछ बदल जाती है। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर कहानी अलग रहती है। ठीक, हमारा वही चैप्टर चल रहा है, आय और रोजगार का निर्धारण, जिसमें हम लोग मुख्यतः आय का निर्धारण की बात करते हैं। एम्प्लॉयमेंट को डायरेक्टली इनकम से जोड़ करके ब्रीफ में बात कर लेंगे चैप्टर के अंत में। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं मितव्ययिता का विरोधाभास। मितव्ययी समझते हैं, फ्रूगैलिटी बोलते हैं इसको, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, थ्रिफ्टी भी बोलते हैं। होता क्या है कि कम पैसे खर्च करने को हम लोग बोलते हैं मितव्ययिता, बचत करने वाला। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो खर्चीले होते हैं, कुछ होते हैं जो मितव्ययी होते हैं। अब मितव्ययी का विरोधाभास का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि कोई एक इंसान है, वो पैसों की बचत करना स्टार्ट करता है। उसकी सैलरी कुछ भी थी, 10,000 रुपये उसको मिलता था हर महीने। वो पहले 2,000 रुपये बचाया करता था, अब उसने डिसाइड किया कि नहीं भाई, अब वो 4,000 रुपये बचाएगा हर महीने। तो वो क्या हो गया? ज्यादा मितव्ययी हो गया। क्या हो गया? ज्यादा मितव्ययी हो गया। अच्छा, लेकिन अगर पूरी अर्थव्यवस्था के सारे लोग क्या करें? सारे के सारे लोग ये डिसाइड कर लें कि अब वो ज्यादा पैसे बचाएंगे। क्या डिसाइड कर लें? ज्यादा पैसे बचाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर सारे लोग डिसाइड करते हैं कि हम ज्यादा पैसे बचाएंगे तो पूरे इकोनॉमी में ज्यादा पैसे बचने चाहिए, है ना। जैसे यहां पर एक इंडिविजुअल के केस में क्या था, 2,000 रुपये बचा रहा था, अब उसने डिसाइड किया कि वो 4,000 रुपये बचाएगा। तो उसके पास हर महीने 4,000 रुपये बचने लगे। तो पहले वो साल भर में कितने रुपए बचा पा रहा था? 24,000 रुपये। क्यों? कि एक महीने में 2,000। तो 4,000 जब बचाना उसने स्टार्ट किया तो वो पूरे साल में 48,000 रुपये बचाने लगा। मान लेते कि कोई ब्याज नहीं मिल रहा उसको बचत पर, सिंपल मान लेते हैं। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के स्तर पर हम देखें, पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर, कि सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया कि सारे लोग अब ज्यादा बचत करना स्टार्ट करेंगे, तो ऐसी स्थिति में पूरी अर्थव्यवस्था में बचत बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, या तो बचत उतनी ही रहती है जितनी पहले थी, या फिर कम हो जाती है। तो ये तो बड़ा अजीब लग रहा है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। आपको जैसा लगता है ऐसा होगा, वैसा होता नहीं है। फिजिक्स में भी कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आपको ऐसा लगता है अच्छा ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता कुछ और है। तो यहां पर आपको ये समझने की बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों होता है ऐसा, उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन होता क्या है, सिर्फ आपको विरोधाभास जो समझाया जाए वो ये है कि अगर एक साथ किसी भी अर्थव्यवस्था के सारे लोग डिसाइड कर लें कि वो ज्यादा बचत करेंगे, तो पूरी अर्थव्यवस्था में बचत का जो स्तर वो बढ़ता नहीं है, उतना ही रहता है या फिर कम हो जाता है। ठीक, अच्छा, ये होता है विरोधाभास। क्यों होता है ऐसा, इसको देखना स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये समझ लेते हैं, यदि अर्थव्यवस्था के सभी लोग अपनी बचत के अनुपात को बढ़ा दें, इसका मतलब क्या होता है? हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी हुई थी। एक पढ़ा था एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, जो कि हमारे उदाहरण में 0.8 था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने 40 धन 0.8 टाइम्स वाई किया हुआ था। तो 0.8 हमारे क्या हो जाता था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अच्छा, अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 0.8 है तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी है? 0.2। लेकिन हम लोग करते क्या है, हम लोगों ने बोला कि हम कंज्यूम कम करेंगे तभी तो ये बढ़ेगा। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ मान लिया कि इसको 0.8 से हम 0.5 कर दें, यानी कि हर बढ़ती हुई इनकम के का हम लोग सिर्फ 0.5 टाइम्स ही खर्च करेंगे। तो ऐसे में आपकी बचत कितनी होने लग जाएगी? 0.5। यानी कि आपने क्या किया, बचत करने का जो आपका अनुपात था वो 0.2 हुआ करता था, अब कितना कर दिया आपने? 0.5। तो आपने बचत करने का अनुपात बढ़ा दिया। पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में सारे लोगों ने कर दिया है, तो पूरी अर्थव्यवस्था में अनुपात बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ऐसा कर देते हैं, यानी कि सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ जाती है, बढ़ गई ना, 0.2 से 0.5 हो गई, तो अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मान में वृद्धि नहीं होती है। क्या लिखा हुआ है? अर्थव्यवस्था में बचत के कुल मान में वृद्धि नहीं होती है। इसी को ऐसा अगर हम करते हैं तो या तो बचत में कमी आती है या फिर वह अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, इस परिणाम को ही, ये जो निकल करके आती है, इसी को हम लोग मितव्ययिता का विरोधाभास यानी कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट कहते हैं। ठीक, अच्छा, क्यों होता है वो देखेंगे। मैं आपको समझा देता हूं, फिर एक साथ सारी चीजों को देख लेंगे। देखो, हुआ क्या था कि आपका जो फंक्शन दे रखा था वो कितना हम लोगों ने माना हुआ था, हमारा इक्विलिब्रियम इनकम निकालने के लिए y इज इक्वल टू सी कितना था? 40 धन 0.8 टाइम्स y, और i कितना था शुरू में? 10।
ये इन्वेस्टमेंट था, ये हमारा कंजम्पशन था। यहां से हम लोग y निकालते हैं तो हमारा 250 निकल करके आया था, फिर से फटाफट निकाल देते हैं। 0.8 को y से घटाएंगे तो आ जाएगा 0.2 y, ये आपका हो जाएगा 50, तो y यहां से आ जाएगा 250। ये हमारा पहले कुल मिलाकर के स्तर हुआ करता था। अच्छा, अब हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम 0.8 कंज्यूम ना करके अपनी सीमांत बचत प्रवृत्ति को बढ़ा देते हैं। इसका मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, एमपीसी है, तो इसको कम कर देते हैं। तो हमने जब नई बार देखा तो हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन था वो ऐसा कुछ आ गया, 40 धन 0.5 y। अच्छा, आई हमारा उतना ही रहा, आई कितना रहा, आई अभी भी 10 है, यानी कि हम लोग ने बचत करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया पूरी अर्थव्यवस्था ने। ऐसे में क्या हुआ, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो 250 सामान, जो वैल्यू है सामान की वो 250 से इतना प्रोड्यूस कर रही है। क्या कर रही है, इतने का उत्पादन कर रही है। लेकिन जैसे ही लोगों ने 0.5 y कंज्यूम करना स्टार्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप कितना कंज्यूम कर रहे थे, 0.8 टाइम्स y, तो 0.8 से 0.5 को आप घटा दोगे, इसमें गुणा करोगे कितने का, y कितना है 250, इतने की एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। नहीं बात समझ में आई भाई, पहले आप 0.8 टाइम्स y कितना निकल के आ रहा था 250, तो 250 से 0.8 से गुणा कर रहे हो, इतना आप इनकम की वजह से कंज्यूम कर रहे थे। और अब कितना कंज्यूम कर रहे हो, 0.5 टाइम्स y। तो अगर आपकी y अभी 250 है, क्योंकि अभी तो स्तर उतना ही बना हुआ है, अर्थव्यवस्था तभी तो संतुलन में है, तो जैसे ही 250 का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो इतना ये वो अंतर निकल करके आ जाता है जितना कि आपको एक्सेस सप्लाई मिल गई। एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या हुआ, उत्पादन 250 का हो रहा है, लेकिन लोगों ने बचत करना स्टार्ट कर दिया, तो उन्होंने उपभोग कम करना स्टार्ट कर दिया। उपभोग कम करने की वजह से क्या हुआ, पहले राउंड में 75 इकाई का उत्पादन बच रहा है। मांग कम हो गई ना, आपने कंजम्पशन कम कर दिया, उपभोग कम कर दिया। कुल मांग का उपभोग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, निवेश भी था, निवेश उतना ही बना रहा, लेकिन आपका कंजम्पशन कम हो गया। तो पहले राउंड में 75 इकाई का उत्पादन जो है वो अधिक हो रहा है। तो अगर अधिक उत्पादन हो रहा हो तो हम लोग इक्विलिब्रियम में तो है नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो एक्सेस सप्लाई हो गया। एक्सेस सप्लाई को कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी फर्म है वो ये डिसाइड करेंगे यार 75 का हमारा प्रोडक्शन जा रहा हो रहा है, 75 इकाई का, अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन को कम करना स्टार्ट करते हैं। तो अगले राउंड में वो ऐसा कुछ करेंगे कि 250 की जगह कितना, 175 इतना ही प्रोड्यूस करेंगे। ये एक राउंड के बाद आएगा। अब जैसे ही उन्होंने एक राउंड के बाद 175 बनाया, ठीक, ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में फिर से आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा। क्यों, आप पिछला मल्टीप्लायर इफेक्ट याद करिए, यहां पर कम क्यों हो जाएगा, अब तो ये 0.5 ही है, लेकिन अब y बदल गया ना, पहले y आपका 250 था, अब y रह गया 175। तो दूसरे राउंड में क्या हो जाएगा, दूसरे राउंड में जो कमी आ रही होगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी कमी हो जाएगी 0.5 तो पहले से था, ठीक है। आपका y कितना था पहले, 250, तो आपने पहले 250 का खर्च किया, जब 250 में गुणा करके 0.5 निकाला तो आपका 75 का अधिक जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा था वो 75 का अधिक हो रहा था। इस बार क्या हो रहा है, आपका जो कंजम्पशन है वो कितना हो रहा है, 175 में जब आप गुणा करेंगे इतना आएगा, ठीक। लेकिन आप पहले कितने का कर रहे थे, पहले आप कर रहे थे 0.5 में 250 से गुणा कर रहे थे उतने का, तो इतने की फिर से अधिकता हो जाएगी। नहीं बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि अब तो इनकम ही कम हो गई है, और इनकम में ही तो 0.5 से गुणा करते तो आपको कंजम्पशन मिल रहा है। तो इस बार क्या हो रहा है, कंजम्पशन इतना ही हो रहा, जबकि आपने उससे जस्ट पिछले राउंड में कितना कंजम्पशन कर रहे थे, इतना कर रहे थे, तो इतने की फिर से अधिकता हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 250 में आप 175 को घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0.5, ये पूरा कॉमन ले लिया, 250 में आपने 75 घटाया तो आ गया 75, इतना। ये आपका दूसरे राउंड में अधिकता हो गई। क्या हो गई, दूसरे राउंड में अधिकता। तो इतना फिर से लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। किस चीज को, जो भी आपका प्रोडक्शन है, कौन, जो फर्म है। क्यों, क्योंकि बोलेंगे कि भैया आपका इतना तो फिर से ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। अब ओवर प्रोडक्शन है, इसका मतलब एक्सेस सप्लाई है, आपूर्ति अधिक है, तो हमें आपूर्ति कम करनी होगी। क्यों, क्योंकि मांग कम है। आप फिर से मांग कम करोगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आपने आपूर्ति कम करना स्टार्ट किया तो लोगों की आय कम हो जाएगी। आय कम हो जाएगी तो फिर से क्या हो जाएगा, अगले चरण में और ज्यादा कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो ऐसे क्या हो जाएगा, फिर से एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वैसे यहां पर कमी होती चली जा रही है, बहुत सारे चरण चलते चले जाएंगे, ठीक। तो यही चीज है, इसी को हम लोग समझते हैं, यही सारी चीजें होंगी। कैसे होंगी एक एक करके उसको देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि y का प्रारंभिक संतुलन 250 है, जो है ही, हम लोगों ने यही लेकर के चला था, जो भी हमारे इक्वेशन थी।
और लोगों के व्यय के स्वरूप में बहिर्जात अथवा स्वायत्त शिफ्ट होता है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो मॉडल के अंदर उसकी वजह से चेंज हो रहा हो, किसी बाहर के कारणों की वजह से लोगों के एकदम मन में आ गया। एक बाबा है, उन्होंने बोला सारे लोग ज्यादा बचत करना स्टार्ट कर दो, तो लोगों ने बाबा जी की बात मान ली और सारे लोगों ने बचत करना स्टार्ट कर दिया। तो हुआ क्या है, अकस्मात वे अधिक मितव्ययी बन जाते हैं, उन्होंने पैसा सेव करना स्टार्ट किया। अतः अर्थव्यवस्था की सीमांत बचत प्रवृत्ति जो है वो एमपीएस में वृद्धि हो जाती है। ठीक, लोग ज्यादा सेव करना स्टार्ट कर चुके हैं और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो घट जाएगी, क्योंकि ये दोनों मिलाकर के एक होता है। एमपीएस और एमपीसी ये दोनों मिलाकर के तो एक होता है। याद करिए, एस प्लस सी ये होता है आपका एक। तो अगर ये बढ़ रहा है तो ये आपका कम हो जाएगा, सीधी सी बात है। अच्छा, तो हम लोगों ने यही माना हुआ है कि ये 0.8 से घट करके 0.5 हो जाती है। अब क्या हुआ, जो प्रारंभिक आय स्तर था वो कितना था, 250। इस पर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में आकस्मिक ह्रास के कारण क्या हो रहा है, अचानक से कमी हो गई किसमें, उपभोग में। तो क्या हुआ, समस्त उपभोग व्यय में ह्रास होगा, जो समस्त मांग एडी इक्वल टू ए प्लस सी वाई में 0.8 माइनस 0.5 इंटू 250 यानी कि 75 के परिमाण के बराबर की कमी कर देगा। तो क्या हो जाएगा, आपकी आपूर्ति 250 की है लेकिन मांग रहेगी 175 की। तो अगले चरण में जो आपूर्ति है वो मांग के बराबर आने की कोशिश करेगी। क्यों, क्योंकि लोगों को पता हुआ है एक्सेस सप्लाई है, तो फर्म प्रोडक्शन कम कर देंगे। क्या करेंगे, फर्म प्रोडक्शन कम कर देंगे। इससे उपभोग व्यय में स्वायत्त कटौती कहा जा सकता है। यह कटौती उस सीमा तक हो सकती है कि कोई भी आपके मॉडल का पैरामीटर वो डिस्टर्ब नहीं, उसकी वजह से कटौती नहीं हो रही है, किसी बाहर किसी और कारण की वजह से हुई है। तो उसको लोग बोलते हैं क्या, कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में किसी बाह्य कारण से परिवर्तन हो रहा है और यह मॉडल के परिवर्तन के फलस्वरूप नहीं हो रहा। परिवर्तन का भी हम लोग बोलते हैं वेरिएबल्स या चर। अच्छा, अब समझिए, जब समस्त मांग में 75 का ह्रास होता है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरे चरण में क्या हो रहा है, 75 का ह्रास हो गया, इसमें जो भी आपका निर्गत स्तर था। क्यों, क्योंकि आपका समस्त मांग में कमी आई थी। तो जो निर्गत है ना, वाई स्टार 1 250, इसके स्तर पर अर्थव्यवस्था में 75 के बराबर अधिपूर्ति यानी कि एक्सेस सप्लाई हो जाती है। अच्छा, और एक्सेस सप्लाई का मतलब क्या हुआ, कि गोदामों में माल भरा पड़ा हुआ है और उत्पादक बाजार में संतुलन की पुनर्स्थापना के लिए अगले चक्र में नेक्स्ट राउंड में 75 की कमी करने का निर्णय लेते हैं। जो भी प्रोड्यूसर्स है, जो भी उत्पादक है, वो बोलते हैं कि भाई हमने बना तो 250 दिया, मांग 175 की है, तो अगले राउंड में हम क्या करेंगे, हम कम बनाएंगे, 75 की कमी कर देंगे, 175 की मांग है तो 175 ही बनाएंगे। ठीक, अच्छा, लेकिन इससे होता क्या है, इसका अर्थ तो यह है कि अगले चक्र में जो कारक भुगतान है, जो फैक्टर पेमेंट्स है, ठीक, वो भी कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि जितना आपका यहां पर जीडीपी था वो भी आपका वाई है और वही आपकी वाई जो है वो अर्निंग बन जा रही है, आय बन जा रही है। तो अगर आपका प्रोडक्शन ही कम हो गया 75 से, तो आपकी आय भी कम हो गई। अब अगर आय कम हुई तो कंजम्पशन और कम हो जाएगा, क्योंकि कंजम्पशन आय पर भी डिपेंड करता है। एक कंजम्पशन का हिस्सा है जो स्वायत्त है और एक कंजम्पशन का हिस्सा है जो आपकी आय पर डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे आय में ह्रास होता है, लोग आनुपातिक रूप से उपभोग में कटौती करते जाते हैं। इस बार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नए मान के अनुसार, जो कि 0.5 है, पहले 0.8 हुआ करता था, उपभोग व्यय में कटौती होती है। अच्छा, तो समझ लीजिए क्या होता है, उपभोग व्यय और समस्त मांग में, अब उपभोग व्यय कम हुआ तो उपभोग व्यय ही समस्त मांग का एक हिस्सा है, तो उपभोग व्यय में कमी हो रही है तो समस्त मांग में भी कमी हो जाएगी। में इस प्रकार 0.5 इंटू 75 की कमी होती है, जिससे बाजार में पुनः अधिपूर्ति का सृजन होता है। समझ गए क्यों, क्योंकि इस बार बाजार ने बनाया 175, लेकिन इस बार आप क्या कर रहे हो, और भी ज्यादा कम मांग कर रहे हो, तो मांग फिर और भी ज्यादा कम हो गई। प्रोडक्शन 175 का है, तो फिर से क्या हुआ, फिर से एक बार अधिपूर्ति यानी कि एक्सेस सप्लाई की स्थिति बन गई, क्योंकि मांग कुल मिलाकर के कम है, समस्त मांग जितनी है वो 175 से कम रह गई। तो वो क्या हुआ, फिर से अधिपूर्ति का सृजन होता है, फिर से एक्सेस सप्लाई हो जाती है। तो फिर से जो फर्म है वो डिसाइड करेंगी कि वो और कम प्रोड्यूस करेगी। क्या कर रही है, और कम। अब देख रहे हो फर्म का कम प्रोड्यूस करने का मतलब क्या हो रहा है, जीडीपी का साइज छोटा होता जा रहा है, लगातार छोटा होता चला जाएगा। ठीक, अच्छा, अगले दौर में उत्पादक पुनः निर्गत में 0.5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 75 की कटौती करते हैं। ये 0.5 स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि भाई आपने देखो पहले चक्र में क्या किया था, एक चरण के बाद 0.5 इंटू 75 इतने का आपको क्या करना पड़ रहा था, अधिकता थी। अब जब इतने की अधिकता हो रही है, किसकी, अधिपूर्ति की, इतनी अधिपूर्ति है, इतनी एक्सेस सप्लाई है, तो अब क्या कर रहे हो आप, अगले चरण में जो कंजम्पशन फंक्शन है वो तो आपका नया कंजम्पशन फंक्शन बन गया 0.5 इंटू वाई। तो वाई कितना आपका है,
जो भी आपकी अर्निंग आ रही है उसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वो जो अंतर निकल करके आ रहा है वो फिर से आपका बन जाता है कितना, 0.5 का 0.5 इंटू 75 जब गुणा कर रहे हो तो आपको मिल जाता है अगले चरण में इतनी कमी हो रही है। ये कितना निकल करके आ गया, 0.5 स्क्वायर, क्योंकि 0.5 दो बार हो गया और आपने 75 से गुणा कर रखा है। ठीक है, यही चीज निकल करके आ गई। तो अगले चरण में क्या हो रहा है कि 0.5 स्क्वायर 75 की कटौती करते हैं ये अगले चरण में, क्या हुआ, अगले दौर में। ठीक है, तो कुल कटौती आपको देखो कितनी हो चुकी है, 75 की हुई, उसके बाद 0.5 इंटू 75 की हुई, उसके बाद अगले चरण में 0.5 स्क्वायर इंटू 75 की हुई। ऐसे ये कटौती चलती चली जाएगी, चलती जाएगी। इसका मतलब अगले चरण में क्या होगा, 0.5 टू द पावर 3 यानी 0.5 क्यूब इंटू 75, इतनी कटौती होगी। तो इस तरह की कटौती होती चली जाएगी, किसमें, जीडीपी में। ये किसमें कटौती हो रही है, निर्गत स्तर में, और निर्गत स्तर क्या है आपका, जीडीपी। ठीक है, और वही आपकी आय है, यहाँ पर जीडीपी बराबर यहाँ पर वाई है, वही आय है। ठीक, अच्छा, तो क्या हो रहा है, यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। हालांकि यह प्रक्रिया अभिसरण है, अभिसरण मतलब कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जिससे आप गुणा हो रहा है ना वो 1 से छोटा है। देखो 0.5 है, फिर 0.5 का स्क्वायर है, तो और छोटा होता चला जा रहा है। ठीक, अच्छा, तो क्या हो रहा है, उत्पादन और कुल मांग के मूल्य में जो कुल कमी आएगी वो कितनी आ जाएगी, निकालते हैं, 75 प्लस 0.5 गुणे 75 प्लस 0.5 स्क्वायर इंटू 75 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक। अच्छा, तो ये कन्वर्जेंट सीरीज है, तो इसमें हमने क्या किया, 75 को कॉमन ले लिया, बचा कितना, 1 धन 0.5 धन 0.5 का स्क्वायर धन डैश 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 करते चले जाओगे इनफाइनाइट तक। ये देख करके समझ में आ रहा है, इसको जोड़ोगे 2 आ जाता है। ठीक है, क्यों आ जाता है 2, क्योंकि 75 आपने बाहर रखा हुआ है, अंदर जो है उसकी बात कर रहा हूँ, 1/1 माइनस आर, आर कितना है 0.5, तो 1 में आप आधे से भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। तो 75 में आपने 2 से गुणा किया, ये क्या हो गया 185। ये क्या निकल करके आया, ये वो कमी हो रही है। क्यों, ये इतने की कमी होती जा रही है। तो कमी पहले 75 की हुई, फिर 0.5 इंटू 75 की हुई, फिर 0.5 स्क्वायर इंटू 75 की हुई। तो टोटल कमी आप निकालने के लिए क्या करोगे, सारी जो कमी होती जा रही है उसको जोड़ते जा रहे हो, सारे इनफाइनाइट टर्म्स जब हो गए, इनफाइनाइट राउंड्स के बाद टोटल कमी कितनी आई, तब टोटल कमी आपके आ गई 150 की। अच्छा, ये किस में कमी हुई है, जीडीपी में, वाई में। लेकिन पहले वाई कितना था, वाई स्टार 1 कितना था 250। तो 150 की अगर कमी हो जाती है तो दूसरा जो y निकल करके आएगा वो कितना हो जाएगा, 250 में से आप 150 को हटाओगे तो मिलेगा 100। क्या मिला, 100। ये आपका नया निर्गत स्तर है। अब अगर आपका नया निर्गत स्तर आपका 100 आ रहा है तो आप ये सोचो कि आपकी बचत कितनी होती थी। बचत आपका फॉर्मूला क्या हुआ करता था, एस जो है टोटल सेविंग्स क्या होती थी आपकी, कंजम्पशन से आप घटा देते थे। तो कंजम्पशन आपका कितना है, सॉरी, आपकी टोटल आय से आपने अपने कंजम्पशन को जब घटाया, इसको मैं वापस सही से लिख देता हूं तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, सेविंग्स निकालनी है। तो सेविंग्स को कई तरह से निकाला सकता है। आपने सेविंग्स को कैसे लिखा, टोटल आय में से आपने उपभोग यानी कंजम्पशन को घटा दिया। अच्छा, y कितना आ गया आपका, 100 आ रहा है। देखो 150 कम होने के बाद 100 ही तो आया, माइनस कंजम्पशन कितना किया आपने, कंजम्पशन आपका था 40 धन 0.5। अब 0 से 8 नहीं है, क्योंकि 0 से 5 होने की वजह से तो ये सब कमी आई है। और गुणे y कितना है 100 से गुणा किया तो देखो 100 है, 100 से आपने कितना घटाया 40 धन 0.5 से 100 में गुणा करोगे तो 0.5 गुणे 100 यानी कि 50। तो 50 और 40 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 90। तो ये कितना निकल करके आ गया 10, यानी कि बचत यहां पर कितने की हो रही है, 10 की हो रही है। अच्छा, ध्यान देना कितनी बचत हो रही है, 10 की। लेकिन हम लोगों ने तो क्या किया था, बचत अचानक से बढ़ा दी थी। ये तो बचत बाद में हो रही है, पहले बचत कितनी हुआ करती थी। तो पहले बचत निकालने के लिए आप S1 लिख दो। S1 क्या हो जाएगा, y1 माइनस C1। y1 कितना है, स्टार्टिंग में y कितना था 250, 250 से आप कितना घटा रहे हो माइनस C1, C1 कितना है 40 धन 0.8, शुरू में तो 0.8 हुआ करता था। ठीक, गुणे कितना करोगे 250। अब 0.8 से आपने 250 में गुणा किया तो हो जाता है आपका ये कितना 200, और 200 में 40 जोड़ोगे तो 240। तो 240 घटा रहे हो 250 से तो कितना मिल जाता है आपको 10। तो यानी कि सेविंग जब पहले थी वो भी 10 थी, बाद में है वो भी 10 है। जादू हो गया। पहले 0.8 टाइम्स आप खर्च कर रहे हो पूरी अर्थव्यवस्था में, तब भी आपका 10 रुपए की ही बचत हो रही है। अगर रुपए मान लेते हैं चलो, तो 10 रुपए की बचत हो रही है। लेकिन सारे लोगों ने बोला कि नहीं, हम अपनी सैलरी का 50% बचाएंगे। सारे लोगों ने एक साथ डिसाइड किया। पहले सिर्फ 20% बचा रहे थे, 80% खर्च कर दे रहे थे जो भी पैसे मिल रहे थे। 80% खर्च करने के बाद भी टोटल बचत 10 हो रही थी। यहां पर क्या हो रहा है, सारे लोगों ने 50% बचाना स्टार्ट कर दिया, तब भी टोटल जो एब्सोल्यूट बचत है वो 10 रुपए की हो रही है।
क्यों? क्योंकि हुआ क्या है, आपकी जीडीपी ही छोटी हो गई। तो हम लोगों ने ये देखा कि पहले हमारा जो टोटल आय का स्तर था वो 250 था, फिर उसके बाद से 150 की कमी कर देते हैं, तो हमारा जो नया स्तर आ जाता है वो आ जाता है 100 का। ये क्या है, नया आय का स्तर या नया निर्गत स्तर। ये हम लोग यहां तक कैसे पहुंचे, और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि हमारी जो पहले सेविंग्स हो रही थी वो 10 रुपए की थी, बाद में भी 10 रुपए की, अगर हम रुपए को इकाई मान लें तो कुल मिलाकर के जो सेविंग्स है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं बदली। लेकिन अगर आप अनुपातिक रूप से देखोगे तो पहले आपका 10/250 ये अनुपात है, तो ये बहुत कम अनुपात 1/25 आया। बाद में 10/100 का अनुपात है, ये 1/10 है। तो अनुपातिक रूप से आपने सेविंग्स ज्यादा कर ली है, लेकिन जो एब्सोल्यूट है, जो वैल्यू है, वो यहां पर भी 10 है और यहां पर भी 10 है, और कई बार यहां पर कम भी हो सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं विरोधाभास। अब अपने आगे की जो भी स्लाइड्स हैं उसमें हम लोग इसी चीज को देखेंगे जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर डिस्कस की है पूरा लिख करके, लेकिन कुछ और इंपॉर्टेंट चीज छूट गए होंगे तो उसको भी कवर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी की प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। जो भी नोट्स होंगे वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। मिलते हैं। कोई डाउट तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका काफी सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कई लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो तो हम लोग को और इंस्पिरेशन मिलती है और अच्छा काम करने की। मिलते हैं।